जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि हमारी क्लासेस 15 दिन के गैप के बाद दोबारा स्टार्ट हो रही हैं, तो आप लोग प्लीज सबको शेयर करके इन्फॉर्म कर दें कि क्लासेस दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से दो साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? आपके ऑप्शन है ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप और डी इंस्टाग्राम। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से दो साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया कंपनी और एक महिला अधिकार व कानून मंच के साथ भागीदारी की है। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। माई कानून यूजर्स को उनके लिए उपलब्ध कानूनी अधिकार और सुरक्षा के बारे में सूचित करेगा। दोस्तों, नजर डालेंगे इंस्टाग्राम की तरफ, तो इंस्टाग्राम की स्थापना 6 अक्टूबर 2010 को केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने की थी। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर। दोस्तों, इंस्टाग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, मैसाचुसेट्स यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। और स्थापना कब हुई है? 6 अक्टूबर 2010 को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें कि भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। कानपुर मेट्रो पर काम 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था और दोस्तों 15 नवंबर 2021 से इसके उद्घाटन की संभावना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा चालू है। तो दोस्तों, पहले से 4 जगह कहां कहां मेट्रो रेल चालू है याद रखना है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ। और 5वां जिला कौन सा है? तो कानपुर। कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जहां 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा होगी। तो दोस्तों याद रखें, यह ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा अवेलेबल होगी, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नजर डालेंगे हम उत्तर प्रदेश की तरफ। दोस्तों, तो जैसे उत्तर प्रदेश को अगर भारत के मैप में देखें हम सबसे पहले, तो इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है नेपाल से। यहां पर आप देख सकते हैं नेपाल से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजकीय सीमा देखें तो यह 8 राज्यों से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है और सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य बन जाता है उत्तर प्रदेश। इस तरह से अगर इसकी सीमा देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 8 राज्य और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अब नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की जानकारी की तरफ। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहला तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। तो दोस्तों याद रखें, जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की सीमा देखें तो नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से सीमा बनाने के साथ सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है, जो कि आपको अभी बताया है। आगे देखें अगर उत्तर प्रदेश से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जिसमें 403 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों याद रखें, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान आप बिहार में भी देख सकते हैं इसका कुछ हिस्सा, और उत्तर प्रदेश में भी। आगे देखें अगर उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है जो कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। याद रखें दोस्तों बहुत अच्छे से, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। आगे अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झौरा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखें तो 1000 लड़कों पर 908 लड़कियां यहाँ का
लिंगानुपात है तथा साक्षरता यहाँ की ओवरऑल 69.72% यहाँ की साक्षरता है, जिसमें स्त्री साक्षरता देखें तो 59.26% और पुरुष साक्षरता देखें तो 79.24% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। आगे देखें अगर दोस्तों तो गंगा नदी का सबसे ज्यादा अव्यय उत्तर प्रदेश में है। याद रखें दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। जो इसका सबसे ज्यादा अव्यय किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में है। साथ ही उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, गन्ना, ज्वार, मक्का और आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य। अग्रणी उत्पादक राज्य से मतलब सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखें, गेहूं, गन्ना, ज्वार, मक्का और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। साथ ही उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्य दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी शहर को, वाराणसी या काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेडियम देखें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है तथा ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सीतापुर में स्थित है। दोस्तों यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छे से याद रखें। थोड़ा सा और है दोस्तों, प्लीज केयरफुली सुनते जाएं और जो लोग नए हैं वो लोग नोट करते जाएं। प्रमुख पर्यटक स्थल देखें उत्तर प्रदेश के तो ताजमहल आगरा में स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, सारनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, भारत माता मंदिर, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय यह भी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों आगे देखें अगर तो झांसी यहाँ का प्रमुख शहर है, एक ऐतिहासिक शहर और पर्यटक स्थल है। इसका अगर हम देखें तो ऐतिहासिक स्थल है और रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध भूमि है। आगरा देखें तो यह 3 हेरिटेज स्थलों का शहर है जिनमें ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी शामिल है। सारनाथ देखें अगर तो यहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म पढ़ाया। भगवान बुद्ध के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हस्तिनापुर देखें तो यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है क्योंकि माना जाता है कि यह कौरवों की राजधानी और 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ की जन्मभूमि है। तो दोस्तों 3 तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। कौन से? शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ, इनकी जन्मभूमि है हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। दोस्तों सुचेता कृपलानी इस प्रदेश की ही नहीं अपितु भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी, और किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 14 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए बाल दिवस, बी डाक दिवस, सी सेना दिवस और डी महिला दिवस। तो दोस्तों याद रखें 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1954 में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाने का ऐलान किया था। भारत में 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद सभी की सहमति से 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों याद रखें वैश्विक बाल दिवस कब मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को, जबकि नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और यह किसके जन्मदिन के रूप में, तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश ने चीन की हुआवेई और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी साउथ कोरिया और डी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में अमेरिका ने चीन की हुआवेई और ZTE जैसी चीनी प्रौद्योगिकियों कंपनियों को नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाला कानून को मंजूरी दे दी है। दोस्तों फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने पिछली साल संचार नेटवर्क के लिए हुआवेई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में पहचाना था, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए उनके उपकरण खरीदना और मुश्किल हो गया था। इस नए कानून के तहत FCC को अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पष्ट जोखिम वाले उपकरणों के लिए किसी भी प्राधिकार आवेदन की समीक्षा या अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं है। हुआवेई और ZTE के अलावा अन्य चीनी कंपनियां जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है वे हैं हाइटेरा कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन, हांगजो हिकविजन डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी
और दहुआ टेक्नोलॉजी कंपनी। तो दोस्तों इन कंपनियों को राष्ट्रीय खतरा माना जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, और इनके लिए इनको नेटवर्क उपकरण लाइसेंस प्राप्त करने से रोकने वाले कानून को मंजूरी दे दी है अब किसने? अमेरिकी सरकार ने। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 14 नवंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विश्व टीबी दिवस, बी विश्व मधुमेह दिवस, सी विश्व डाक दिवस, और डी विश्व विज्ञान दिवस। तो दोस्तों याद रखें 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 14 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में डायबिटीज को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरों में अनियमित खानपान और फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से डायबिटीज के मरीजों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2021 से 2023 के लिए विश्व मधुमेह दिवस की थीम है। दोस्तों याद रखें यह लगातार 3 सालों के लिए इसका थीम या विषय रखा गया है, 2021 से लेकर 2023 तक के लिए। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों इसको। एक्सेस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ देन व्हेन, यानी मधुमेह का उपचार आसान हो, अगर अभी नहीं तो कब। दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों थीम को। एक्सेस टू डायबिटीज केयर इफ नॉट नाउ व्हेन, यानी मधुमेह का उपचार आसान हो मगर अभी नहीं तो कब। याद रखें दोस्तों थीम को बहुत अच्छे से। और कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी आईबीपीए, सी भारतीय रिजर्व बैंक, और डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों याद रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया है। यह दोनों योजनाएं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, पहली है दोस्तों कौन सी? आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, और दूसरा है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना है। दोस्तों आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाए, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहक की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। इस योजना को केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है। दोस्तों हम नजर डालेंगे आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। याद रखें दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, और डी श्रीलंका। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में नेपाल देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखें इनका नाम किसे किया गया है? तो जनरल प्रभुराम शर्मा को। यह दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक प्रदान करने की प्रथा है। जनरल शर्मा ने सितंबर 2021 में सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से स्नातक भी हैं। सम्मान देने की यह परंपरा कब से शुरू हुई दोस्तों? तो याद रखें कि सम्मान देने की यह परंपरा 1950 से चलती आ रही है। जनरल के.एम. करियप्पा पहले भारतीय थल सेना प्रमुख थे, जिन्हें 1950 में नेपाली सेना ने इस उपाधि से सम्मानित किया था। तो दोस्तों इसकी शुरुआत नेपाली सेना ने की थी, और जनरल के.एम. करियप्पा पहले ऐसे भारतीय थल सेना प्रमुख थे जिन्हें जनरल के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष दोनों देशों को एक दूसरे के सेना प्रमुख को जनरल की मानद पद से सम्मानित किया जाता है। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम नेपाल की तरफ। तो सबसे पहले नेपाल को नक्शे में देखें तो भारत और चीन के बीच में स्थित एक देश नेपाल है, जिसकी अगर सीमा देखें अंतरराष्ट्रीय तो भारत और चीन से ही साझा करता है, और जो कि हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाल की मुद्रा रुपया है। दोस्तों नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा तथा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। दोस्तों अगर नेपाल के हम सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा
साझा करते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए पीपी के रामाचार्युलू, बी पीसी मोदी, सी रविंद्र सिंह और डी के गजल। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पीसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है और इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो याद रखें दोस्तों, पीपी के रामाचार्युलू को सक्सीड करके पीसी मोदी अब राज्यसभा के नए महासचिव बनेंगे। 1982 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी और CBDT के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को पीपी के रामाचार्युलू की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस बीच रामाचार्युलू को 1 साल के कार्यकाल के लिए सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रामाचार्युलू को अब राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि अब नए राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी, और इनका फुल नाम क्या है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, और इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो पीपी के रामाचार्युलू को सक्सीड किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने ICC T20 विश्व कप खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 विश्व कप खिताब जीता है। दोस्तों ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों याद रखें कि यह ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 वर्ल्ड कप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो 5 बार की वनडे वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीती है। पहला T20 विश्व कप 2007 में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम विजेता रही थी। याद यह भी रखना है क्योंकि पहला भी पूछा जाता है। तो पहला विजेता कौन था? भारत। और अभी लेटेस्ट विजेता कौन है? लेटेस्ट विनर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है किसको हराया है? न्यूजीलैंड को। देखते हैं आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, भारतीय थल सेना किस देश की सेना के बीच 15 नवंबर से शक्ति युद्ध अभ्यास का 6वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? दोस्तों यहां पर और मिसिंग है, आप लोग प्लीज कंसीडर कर लें और ध्यान रखें इसको कि भारतीय थल सेना और किस देश की सेना के बीच पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय थल सेना और फ्रांस की सेना के बीच 15 नवंबर से शक्ति युद्ध अभ्यास का 6वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। दोस्तों भारत और फ्रांस की थल सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास शक्ति। तो दोस्तों याद रखें कि यह द्विवार्षिक है, 2 वर्षों में एक बार होता है। युद्ध अभ्यास शक्ति का 6वां संस्करण 15 नवंबर से फ्रेजस फ्रांस में शुरू होगा। दोस्तों याद रखें कब से शुरू होगा? तो 15 नवंबर से। संस्करण कौन सा है? तो 6वां संस्करण है। और कहाँ यह आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेजस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास 26 नवंबर तक चलेगा। तो 15 नवंबर से 26 नवंबर तक यह युद्ध अभ्यास चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास होते हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़। तो याद रखें दोस्तों, गरुड़ युद्ध अभ्यास है जो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच होता है। भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास वरुण अभ्यास होता है जो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति है, तो जो थल सेना के साथ होता है वह अभ्यास शक्ति होता है। अभ्यास शक्ति का पिछला संस्करण 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पिछला भी याद रखें, पिछला कहाँ आयोजित किया गया था? फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। और कब से कब तक? तो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक 2019 तक इसका आयोजन हुआ था। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही दोस्तों याद रखें कि काफी दिनों बाद क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको इन्फॉर्म कर दें कि क्लासेस अगेन स्टार्ट हो रही हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।